Hello everyone, I am नीरज मौर्य फ्रॉम चंडीगढ़ एजुकेटर्स जो कि हमीरपुर में है। हम नेक्स्ट वीक से न्यू बैचेज भी स्टार्ट कर रहे हैं जेई और एसडीओ के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का, जो अभी पेपर हुआ है 4 अगस्त 2022 को, जिसका कि पोस्ट कोड है 998। इसका टेक्निकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सेगमेंट्स आर इन बोथ एलसीडी एंड एलईडी। तो सिंपल इसका आंसर है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। एक्चुअली आपने सुना भी होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जो कि बेसिकली इस तरीके से आपके डिजिट्स को शो कर रहा होता है। 7 सेगमेंट क्यों बोला जाता है? लाइक कि फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 और इस 7। तो बेसिकली यही यूज होता है एलसीडी, एलईडी और डीएमएमएम डिस्प्ले में। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द एप्लीकेशन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर, बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर यूज होता है आपका रिले में, और रिले कहाँ यूज होता है? आपका सर्किट ब्रेकर में। तो बेसिकली यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होने वाला है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे जो रिले है इसमें हम करंट को स्टेप डाउन करने के लिए, करंट की वैल्यू को कम करने के लिए, क्योंकि हमें लो वैल्यू को मेजर कर सकते हैं ईजिली और हाई वैल्यू को मेजर करना है तो पहले उस करंट को कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करंट ट्रांसफार्मर की हेल्प लेने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड इन द ट्राई वेक्टर मीटर। तो ट्राई वेक्टर मीटर मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 वेक्टर, जो कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, मतलब रियल पावर दैट इज पी, रिएक्टिव पावर दैट इज क्यू और अपरेंट पावर दैट इज एस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्टिव पावर की यूनिट है किलोवाट, और आपका रिएक्टिव पावर का केवीएआर और अपरेंट पावर का केवीए। सो आंसर शुड बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वाई नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लीकेशंस। तो सिंपल है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? आपका हाई। तो इट हैज़ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्रिएट कर सके। बिकॉज आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और हीट क्या होता है? हीट के लिए जो हमारा फार्मूला होता है दैट इज आई स्क्वायर आर। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीटिंग एलिमेंट का, मतलब हीट भी क्रिएट करेगा, और यहाँ पे अब तो रेजिस्टेंस, मतलब इस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ये नहीं, लाइक आप ऐसे नहीं सोच सकते कि इंसुलेशन ले लें ज़्यादा हीट क्रिएट होगा, नहीं, हीटिंग एलिमेंट भी होना चाहिए और उसका आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हाई होती है उसको कंसीडर करते हैं, इसकी वजह से हीट ज़्यादा क्रिएट होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर शुड हैव। तो इसको बोलते हैं पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये बेसिकली क्या है? कोर है। तो पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स शुड हैव लो रिलक्टेंस। ओके, लो रिलक्टेंस और हाई परमिबिलिटी होनी चाहिए। लो रिलक्टेंस एंड हाई परमिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या है? द CRGO सिलिकॉन स्टील लेमिनेशंस आर यूज फॉर कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो CRGO का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया यहाँ पे। तो CRGO का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर वैसे पूछता कि लाइक कि हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टर्न और लो वोल्टेज टर्न, या फिर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में बेसिकली इधर का ईएमएफ ज़्यादा होगा, तब आप आंसर बोलते कि हाई वोल्टेज का। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? हाई वोल्टेज मतलब ईएमएफ पर टर्न। तो बेसिकली आपने ट्रांसफार्मर में ये फॉर्मूला देखा होगा कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। तो दिस इज व्हाट? दिस इज ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी, और दिस इज ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी, जो कि हम देख पा रहे हैं कि इक्वल है। तो बेसिकली ईएमएफ टर्न इन हाई वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ पर टर्न इन लो वोल्टेज वाइंडिंग। आंसर शुड बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, नो लोड करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज। तो नो लोड
करंट यहाँ पे देखिए, नॉर्मली जो नो लोड करंट होता है ट्रांसफार्मर में, दैट इज 3 टू या फिर 4 to 5%, 4 to 5%। तो उसमें आपके, तो वो जो करंट का 4 to 5% ऑफ रेटेड वैल्यू, 4 to 5% ऑफ रेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे जो नो लोड करंट होगा मैग्नीट्यूड में बहुत स्मॉल होने वाला है, और आप देख पा रहे हैं कि लाइक मैक्सिमम जो पोर्शन है वो क्या है, इंडक्टिव, तो पावर फैक्टर भी क्या होगा, लो। तो स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन द, तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 60 टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड 80 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। तो यहाँ पे अभी हमने कोई थोड़ी देर पहले ही बात करी, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कितना है, 3300, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी हमसे पूछा गया है N1 कितना है, 600, और N2 आपका दिया गया है दैट इज 80। तो यहाँ पे अगर हम E2 कैलकुलेट करें तो बेसिकली आपका कितना आ जाएगा, 80 इंटू 3300 डिवाइड बाई 600, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो बेसिकली कितना हो जाएगा आपका 440 वोल्ट। ओके, तो आंसर शुड बी सी। ओके, आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल लोड करंट, व्हाट इज द फुल लोड करंट। देखिए, फुल लोड करंट पूछा है, तो फुल लोड करंट अगर बात करें तो अगर सिंगल फेज की बात चल, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बोला तो एस इक्वल टू क्या होता है आपका, V इंटू आई। ठीक है, वैसे तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो एस इक्वल टू वी आई, अदरवाइज हम कंजुगेट भी लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए करंट, प्राइमरी का फुल लोड करंट, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यस जिसकी वैल्यू है 1000 डिवाइड बाई वोल्टेज, प्राइमरी का वोल्टेज 240 इक्वल टू 1000 अपॉन 240, और I2 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 120। तो ये प्राइमरी का और ये सेकेंडरी का फुल लोड करंट। तो प्राइमरी का जो रेटेड करंट है वो कितना हो जाएगा आपका 4.16, और सेकेंडरी का जो रेटेड करंट है दैट इज 8.33। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि एक किस साइड के करंट की बात कर रहे हैं, बट अगर हम नॉर्मली अगर फुल लोड की बात कर रहे हैं तो लोड अगर हम ये कंसीडर करें कि सेकेंडरी साइड कनेक्टेड है, तो उसके बिहाफ पे हम आंसर बोल सकते हैं ए, उसके बिहाफ पे आंसर हम बोल सकते हैं ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर। तो कंजर्वेटर का फंक्शन क्या होता है कि लाइक जब ऑयल एक्सपेंड होता है तो बेसिकली उसे क्या करता है, वो एक स्पेस प्रोवाइड करता है, कर रहा होता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द कलर ऑफ द फ्रेश सिलिका जेल यूज्ड इन अ ब्रीदर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, तो आंसर इज ब्लू। ठीक है, आंसर इज ब्लू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बकल्स रिले इज यूज्ड विथ। तो बकल्स समझिए, जो बकल्स रिले है नॉर्मली वो 500 kVA से ज़्यादा रेटिंग का जब ट्रांसफार्मर होता है, और वो भी लाइक कि ऑयल इमर्ज्ड। ठीक है, ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर जिनकी रेटिंग 500 kVA होती है, वहाँ पे हम बकल्स रिले यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल 500 kVA तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो अगर हम आस पास जाना चाहें तो ए भी तो आंसर शुड बी बी। ठीक है, अगर 500 kVA ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि बाकी तो लाइक 100 kVA पे एयर कूल्ड में होगा नहीं, बाकी यहाँ पे जो रेटिंग होती है वो kVA में होती है, और ये 1 MVA तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आंसर शुड बी बी। ओके, द ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस ट्रांसफार्मर डू नॉट हैव इक्वल परसेंटेज इम्पीडेंस। तो अगर ऐसा नहीं है तो बेसिकली लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर नॉट इन प्रोपोर्शनल टू देयर kVA रेटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर मीन्स चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, सो आंसर इज सी। द टैप चेंजर इन एन इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड ऑन, obviously on
high voltage side. Which law rule states that magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage? तो आंसर इज फैराडेज सेकेंड लॉ। तो फिर फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ ये है कि उन्होंने ये बोला था कि जब कोई कंडक्टर किसी वेरिएबल कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो बेसिकली वहाँ पे कि EMF इंड्यूस होगा। बट सेकेंड लॉ में उन्होंने ये बोल रहा था कि लाइक कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, या फिर यूँ बोलिए लाइक कि कितना होगा, तो दैट इज एन डी फाई बाई डी टी। ये फैराडेज लॉ है बट ये सेकेंड लॉ है। फर्स्ट में उन्होंने जस्ट ये बताया था कि लाइक कि अगर कोई फ्लक्स कटिंग होती है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से तो वहाँ पे EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिक्विड डू यू यूज फॉर क्लीनिंग द कम्यूटेटर ऑफ DC जनरेटर? तो आंसर इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ओके। The purpose of the flexible copper pigtail mounted on the brush of the DC generator is to, यहाँ पे इसका आंसर क्या होता है, एक्चुअली क्यों यूज होता है? टू कन्वे द करंट फ्रॉम द ब्रशेज टू द होल्डर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर? नॉट एन एडवांटेज, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमें सेपरेटली DC सोर्स देना पड़ रहा है तो दैट इज नॉट एन एडवांटेज। ठीक है, 21 का डी। 22, द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अंडर कंपाउंड DC जनरेटर इज? तो अंडर कंपाउंड DC जनरेटर इज अ टाइप ऑफ कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कुमुलेटिव कंपाउंड के 3 टाइप होते हैं, अंडर, ओवर एंड फ्लैट। तो अंडर कंपाउंड DC जनरेटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट इज वेरी सिमिलर टू शंट जनरेटर। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज? तो जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये आपका मेन फील्ड है, सपोज दिस इज फाई एम, तो जो आपका अगर यहाँ पे कोई फ्लक्स आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ये जो अगर यहाँ पे फाई ए है तो इस ये क्या होता है बेसिकली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन सिस्टम में प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये प्योर रेजिस्टिव के केस में। और अगर हम बात करें कि लाइक कि लीडिंग के केस में या लैगिंग के केस में, तो उस केस में मान लीजिए लैगिंग का केस है, अल्टरनेटर के लैगिंग का केस है, तो उसमें कुछ कंपोनेंट थोड़ा सा लाइक कि पार्सली क्या होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और पार्सली डीमैग्नेटाइजेशन, पार्सली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्सली ये आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन है और ये आपका डीमैग्नेटाइजेशन इन केस ऑफ अल्टरनेटर एट लैगिंग पावर फैक्टर। खैर, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि मेन फील्ड MMF के एक कहाँ पे आ रहा है बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पे, और कहीं ना कहीं जो मेन फील्ड है उसका डायरेक्शन या फिर उसको डिस्टॉर्ट कर रहा होता है। और अगर ये देखें तो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के भी परपेंडिकुलर है, तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से बेसिकली आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, ओके। 24, इंटरपोज कनेक्टेड टू द आर्मेचर ऑफ DC जनरेटर आर यूज्ड। तो बेसिकली क्यों यूज किया जाता है इंटरपोज बेसिकली कम्यूटेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, ताकि तो इस बेसिकली कैसे काम करता है? इट न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। ओके। 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर लूजिंग द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर? तो अगर आप वैसे तो अगर रॉन्ग कनेक्शन देते हो, लाइक कि आपका जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन है और जो आप एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हो, तो लाइक दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि द जनरेटर इज केप्ट आइडियल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप वैसे ही रखते हो तो बेसिकली क्या हो जाएगा, उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। DC मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट, तो सिंपल है कि करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज बेसिकली Lorentz for F equal to BIL sin theta। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इन अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन द टॉर्क प्रोड्यूस विल बी मैक्सिमम। तो जो याद रखिए कि टॉर्क इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, या फिर ऐसे समझिए लाइक कि फाई एस फाई आर इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर हम मैक्सिमम टॉर्क रखना चाहते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। तो आंसर शुड बी बी। ओके। 28, what would be the consequence of no load operation of a DC series motor? तो
अगर हम नो लोड पे चलाएंगे तो डेंजरसली, जैसे आपको पता होगा कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई एंड फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए फॉर सीरीज मोटर। तो नो लोड पे चलाएंगे तो आई ए की वैल्यू बहुत कम होगी, तो फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और फ्लक्स की वैल्यू अगर कम होगी तो स्पीड इज डेंजरसली हाई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द मोटर विल रीच एट सच अ हाई स्पीड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मे डिस्ट्रॉय द मोटर वाइंडिंग। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज फॉर एलिवेटर्स। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे हम एक हमें स्टार्टिंग में टॉर्क भी अच्छा चाहिए होता है और कांस्टेंट स्पीड भी चाहिए होता है, तो इन दोनों पर्पस को फुलफिल करता है कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर। ओके, if starting if starter is not used for large DC motor for starting, it will draw a starting current which may damage the armature and commutator. It many times it full load current will provide excessive voltage drop in line। सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आंसर हमारा डी। स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर यूजिंग 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर डिफर्स इन कनेक्शन ऑफ। तो एक देखिए यहाँ पे ये जो आपका नो बोल्ट कॉइल है, इसके कनेक्शन में बेसिकली डिफरेंसेज होते हैं कि यहाँ पे एक जगह आपको डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्टेड होता है और एक जगह आपका फील्ड वाइंडिंग के साथ वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नो बोल्ट रिलीज कॉइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच मैथड इज नॉट करेक्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो यहाँ पे देखिए हम अगर आपको सीरीज मोटर की बात करें तो सीरीज मोटर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और आपका यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग और यहाँ पे आपका प्लस माइनस वोल्टेज। देखिए अब ध्यान समझिएगा इसको, यहाँ पे ये आपकी डायरेक्शन किसकी है, आर्मेचर करंट की, और यहाँ पे आपका जो फील्ड है दैट इज फाई विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। ठीक है, ओके खैर, तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। तो टॉर्क अगर हमने एक डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है तो उस डायरेक्शन में अगर टॉर्क की वैल्यू निगेटिव होती है तो बेसिकली हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो या तो आप फील्ड को निगेटिव करो या तो आप आर्मेचर करंट को निगेटिव करो। अगर दोनों में से किसी एक को भी करोगे तो टॉर्क की डायरेक्शन निगेटिव करेंगे हो जाएगी, बट याद रखिएगा दोनों के डायरेक्शन को निगेटिव नहीं करना है। तो या तो आप फील्ड कॉइल को रिवर्स कर दो, पाई निगेटिव और आई ए पॉजिटिव, देन आपका टॉर्क निगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आप आर्मेचर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, आई ए निगेटिव हो जाएगा, फाई उसी डायरेक्शन में रहेगा तो बेसिकली टॉर्क निगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों आपको नहीं करना है तो अगर सपोज आप पोलरिटी चेंज कर देते हो, जैसे प्लस माइनस, तो अभी दोनों पॉजिटिव हैं, बट अगर आपने पोलरिटी कर दी माइनस और प्लस तो बेसिकली फाई भी चेंज हो जाएगा, फाई की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और आई ए की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आपका जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, टॉर्क इज पॉजिटिव, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप पोलरिटी ऑफ द सप्लाई टर्मिनल चेंज कर देते हो तो उससे हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली है। अच्छा ठीक है, बी से बाई चेंजिंग टर्मिनल्स ऑफ द सीरीज फील्ड, हाँ हो जाएगा, और टर्मिनल्स ऑफ द आर्मेचर उससे भी हो जाएगा, बट सप्लाई टर्मिनल करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। अच्छा सर फिर सी का क्या सीन है, तो सी में आप देख सकते हो कि अगर आप ब्रशेज में, जैसे यहाँ पे देखिए करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा था, अभी करंट की डायरेक्शन इधर है, बट अगर आपने एक ब्रश यहाँ पे पहुँचा दिया तो करंट की डायरेक्शन इस वायर में कैसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो जो बेसिकली आपका फोर्स लग रहा था एम मोटर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अभी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली ब्रश कॉन्टैक्ट की पोजीशन भी अगर आप चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा, आपके डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मेरे हिसाब से आंसर शुड बी ए। ओके 33, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट, विच वन इज द कॉस्ट टू मूव द रोटर इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो बेसिकली किसकी वजह से होता है, तो कभी भी कोई चीज़ मूव कराने के लिए बेसिकली हमें दो पोल के बीच में, दो फील्ड के बीच में इंट्रैक्शन होना चाहिए। तो इंट्रैक्शन लाइक कि अगर उसमें से एक रोटेट कर रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली रोटेट कर रहा होगा। खैर, तो विद द इंट्रैक्शन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर
मैग्नेटिक फील्ड, आंसर शुड बी डी। कैलकुलेट द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर, तो स्लिप के फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू, अगर परसेंटेज स्लिप की बात करें तो आपका 100। तो एन एस यहाँ पे कितना है, दैट इज एन एस निकाल लेते हैं अपन, 120 इंटू 50 अपॉन पी, बेसिकली 1500 हो जाएगा आपका। तो लाइक ये क्या हो जाएगा, 1500 माइनस 1440 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 1500 इंटू 100। तो ये बेसिकली आपका कितना आ जाने वाला है, 4%। तो आंसर शुड बी सी। आगे बढ़ते हैं। इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट्स आर स्लाइटली स्क्यूड इन ऑर्डर टू, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, रिड्यूस मैग्नेटिक हम ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर मैग्नेटिक कॉगिंग। तो मैग्नेटिक हम बेसिकली उसी की वजह से होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग या मैग्नेटिक कॉगिंग की वजह से, ड्यू टू, क्योंकि हमेशा जो आपका फ्लक्स है वो लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करना चाहता है, तो इसलिए बेसिकली वहाँ पे लॉकिंग हो जाती है। 37, when the reset button does not reestablish the control circuit after an overload, the probable cause is, तो बेसिकली इसका आंसर है overload trip has not cooled sufficiently. Okay, what is the cause for making humming or chattering noise in the starter used in three-phase induction motor? तो आंसर इज ओपन सर्किट इन नो बोल्ट कॉइल। ठीक है, इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, आपका जो स्टार्टिंग पावर फैक्टर है वो क्या होता है, लो होता है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट बेसिकली प्योर मैग्नेटाइजिंग करंट, मतलब ज़्यादातर हाईली मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ कर रहा होता है 30 to 35%। ठीक है, तो और रनिंग कंडीशन में बेसिकली लोड भी आपका एक्टिव पावर डोमिनेट करने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, तो बेसिकली उसकी वजह से रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, बट स्टार्टिंग में पावर फैक्टर बहुत कम होता है। ओके, 40, if the three phase squirrel cage induction motor does not start when the start button is pressed, the cause is due to actually answer is open in no bolt coil in starter. Which statement does describe a characteristic feature of planned maintenance? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होना चाहिए, ऑपरेशन विच फॉलो फिक्स शेड्यूल टू मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल मोटर्स एट डेली वीकली और एट अदर फिक्स्ड इंटरवल्स। ओके, in single phase motors the main winding and starting winding are placed apart from the degree of, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइक अगर आप यहाँ पे दो फेज में स्प्लिट करते हो तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रिकल एंगल होना चाहिए दैट शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, दैट शुड बी 90 डिग्री। और इवन जो हम सप्लाई देने की कोशिश करते हैं फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, वो भी आइडियली 90 होना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम टॉर्क मिले। ओके, द पर्पज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज, बेसिकली क्या किस लिए होता है, ताकि एक बार मोटर रन कर जाए तो उसके बाद सिर्फ स्टार्टिंग वाइंडिंग को एलिमिनेट करने के लिए और रनिंग वाइंडिंग को सिर्फ रखने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच किस में यूज नहीं किया जाता, तो दैट इज परमानेंट कैपेसिटर। विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन? तो बहुत ही लो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ओके, 45, इफ द सेलिंग फैन व्हेन स्विच्ड ऑन रन्स एट स्लो स्पीड इन द रिवर्स डायरेक्शन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, तो इसका वजह ये हो सकता है कि कैपेसिटर क्या है, इन इफेक्टिव। 46, बाई विच मैथड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रिपल्सन मोटर कैन बी रिवर्स्ड? तो यहाँ पे किसकी आप अगर बाई चेंजिंग द ब्रश कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स आप उसके रिवर्स कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन पंप इज न्यूली इंस्टॉल्ड और व्हेन इट हैज़ बीन डिसमेंटल्ड, तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि फॉर एनी रिपेयर द फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग टू इंपॉर्टेंट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड द प्राइमिंग बिफोर स्टार्टिंग। ओके, विच पंप डज नॉट नीड प्राइमिंग? तो इसका आंसर होना चाहिए बेसिकली पानी यहाँ पे वाटर में ही यूज होता है, सबमर्सिबल पंप। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक ड्राइव? तो इलेक्ट्रिक ड्राइव बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। विच सर्किट इज डिजाइन टू डिसिपेट हीट प्रोड्यूस इन द मशीन। तो ऑब्वियस सी बात है थर्मल सर्किट। थर्मल सर्किट हम लगाते हैं इसलिए ताकि वहाँ पे कूलिंग, इफेक्टिवली कूलिंग हो जाए। ओके, सिंगल लाइन डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट। तो सिंगल लाइन डायग्राम, एक लाइन है तो उसमें हम बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का जो न्यूट्रल वायर है उसको शो नहीं करते हैं। विच इज द मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर फॉर सिंगल फ्रिक्वेंसी वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए इसका सी, ट्यून्ड डिटेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज करेक्ट अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी के लिए क्या करंट, क्या करेक्ट होना चाहिए? तो एसी वेवफॉर्म बेसिकली क्या होता है, ए है, तो फ्रीक्वेंसी इज जीरो। ए स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, फ्रीक्वेंसी तो होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम, तो ये तो सही बात है, मैग्नीट्यूड हर एक टाइम पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो बी राइट, ठीक है। उसके बाद अगर सी ऑप्शन की बात करें, कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लार्जर डिस्टेंस विथ लेस पावर इन पावर, तो सही बात है। अगर हमें मान लीजिए अगर हाई वोल्टेज की बात अगर इसने मेंशन किया होता कि हाई वोल्टेज पे, तब हम एक बार सोचते कि चलो HVDC यूज करेंगे, बट इसने सिंपली बोला है कि कैन बी ट्रांसपोर्ट। ओब्वियसली हम ट्रांसपोर्ट करते ही हैं। अगर 400 किलोमीटर से कम है, मतलब 400 किलोमीटर से कम है, तो बेसिकली क्या करते हैं कि हम, या फिर लो वोल्टेज को भी बेसिकली 400 किलोमीटर से कम है तो बेसिकली हम इसी एसी के थ्रू हम लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये भी सही है आपका। और फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन, हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। तो एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अगर यहाँ पे करेक्ट अबाउट पूछेंगे तो आंसर विल बी BCD। बट अगर ये पॉसिबिलिटी है कि इन यहाँ पे अगर ऐसा देते हैं कि विच इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, अगर ये नॉट एड वर्ड यूज हो जाता है यहाँ पे, तब आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, दैट इज कैंडेला। ओके, 54, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड एप्लीकेशन नॉर्मली नीड्स स्टार्टिंग टॉर्क मोर देन द रेटेड टॉर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो कन्वेयर्स होता है बेसिकली हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, तो वहाँ पे इस ज़रूरत होती है कन्वेयर्स में। 55, वोल्टेज रेटिंग ऑफ जेनर डायोड डिनोट्स, तो ये क्या डिनोट करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग लो रेजिस्टेंस, आप सबको पता होगा केल्विन डबल ब्रिज मेथड, और हाई रेजिस्टेंस के लिए मेगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, तो आपने अब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, ऑन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं, मतलब फोर्स पर फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज बेसिकली, या फिर फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। तो देखिए, आप फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज, तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को देखो तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये भी सही बात है, बट इसको एक्चुअली बोलते हैं टेस्ट चार्ज, तो इसलिए ये ऑप्शन को अगर हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं। बट फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, सिर्फ फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, तो ये भी ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे आप इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। तो एक्चुअली अगर ऑप्शन को उस बिहाफ पे देखें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज, तो आई थिंक सारे ऑप्शन लगभग एक जैसा ही साउंड कर रहे हैं। बट इसमें अब देखिए वो लोग मतलब आंसर क्या देते हैं बोर्ड वाले, ठीक है। खैर, आगे देखते हैं। 50, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV², या फिर आप इसको अगर हम Q इक्वल टू CV में से कन्वर्ट करो तो हाफ बेसिकली क्या हो जाता है, Q²/2C। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, तो फ्लक्स लाइन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सो आंसर शुड बी डी।
ओके, अ 3 phase फुल कन्वर्टर विल रिक्वायर, तो ये बेसिकली 6 नंबर ऑफ SCR यूज करता है, विच इज नॉट द फीचर ऑफ मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम। तो सिंपल इसका आंसर है क्या, नो ऑस्किलेशन। ठीक है, तो ये हमारे थे 60 क्वेश्चंस। तो हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट और आगे के क्वेश्चंस हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको किसी क्वेश्चन में लाइक कि मिस्टेक लग रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आप SSC लाइनमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज हमने बना रखी है, आप चंडीगढ़ एजुकेटर्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहाँ पे परचेस कर सकते हैं ओनली 251 रुपीज़ में। और उसमें आपको लाइक कि प्रीवियस ईयर के 10 पेपर भी मिल जाएंगे, आप उसे एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी नॉन टेक्निकल पोर्शन भी अलग अलग ब्रांचेस के वहाँ पे अवेलेबल हैं। और आपका प्रैक्टिस टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट अभी हम धीरे धीरे उस पर अपलोड करते जाएंगे। तो बेसिकली कुछ दिनों में ही आपका एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा, तो वो भी सिर्फ 251 में। तो अगर आप उसे परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं प्ले स्टोर पे चंडीगढ़ एजुकेटर्स ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट।